हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये क्लास जो आपकी है हमेशा होती है ना। और ये आपकी जो क्लास होती है 8:50 में ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है। डेली क्लास चलती है, ठीक है। हर हर शंभो, हर हर महादेव, हर हर शंभो। गुड इवनिंग, हर हर शंभो, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज सभी लोग यहाँ पर मंदिर भी गए होंगे, काफ़ी लोग तो घूमने भी गए होंगे, है ना। आवाज़ वगैरह आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए और फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट कर देते हैं। राम राम सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के टारगेट को रखते हैं 30 नंबर, मात्र 30 नंबर का आज का चैलेंज है कि 50 में से आपको 30 यहाँ पर सोल्व कर लेना है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर देखो, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। चलिए, सर्वनाम पूछा गया है। हमने कहा सर्वनाम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका दिया है यह, है ना, यह वह, ये सब क्या होते हैं? आपके सर्वनाम होते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर ए नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और भी होते हैं, है ना। हमने कहा सर्वनाम की अगर बात करते हैं, संख्या कितनी होती? 11 होती है। संख्या 11 होती है, लेकिन प्रकार जो होते हैं वो आपके 6 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह जो आपका दिया है कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये निश्चय है। क्या है? ये निश्चित संख्या है। निश्चित में आपका यह भी होता है और वह भी होता है। दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विशेषण आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो विशेषण है, यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए, विशेषण की पहचान करना है। यहाँ पर लंबाई दिया है, बुढ़ापा दिया है, समझ दिया है और आपका शांत दिया है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है शांत, है ना, जो शांत शब्द दिया है शांत, ये क्या है? ये आपका है विशेषण। याद रखिए, इसका आंसर बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर है। अगर आप लगा रहे हैं बुढ़ापा, तो बुढ़ापा तो भाव को दर्शा रहा है ना। बुढ़ापा जो आपका है ये तो भाव को दर्शा रहा है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सीता सो रही थी, वाक्य का काल पहचानना है। सीता सो रही थी। चलिए जवाब देना। हर हर शंभो, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद, हर हर महादेव। देखो भैया, हमने कहा सजी सो रही थी लगा है तो इसका मतलब भूतकाल तो होगा ही होगा, है ना, ये तो कन्फर्म हो गया है। लेकिन अभी भी सीता सो रही है कि जग गई है हमको नहीं मालूम है। तो आप कहेंगे सर सीता आपके सो रही है, अर्थात यहाँ पर सो रही थी, अर्थात ये आपका अपूर्ण हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनसे अभी भी पुल्लिंग गलती हो जाती है? कमेंट कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो अभी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग गलत हो जाते हैं? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों से क्लियर हो जाता है, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हमने कहा सर जी एक शब्द होता है, शब्द का प्रयोग करना अगर आ गया तो बिल्कुल सही है। बाकी हमने कहा सर कैसा और कैसी शब्द से भी प्रयोग कर सकते हैं या और भी कोई शब्द आपके मिल सकते हैं। हमने कहा आशा कैसी है, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग है। यहाँ पर देखो दिया गया आज्ञा कैसी, आप कहेंगे सर जी आज्ञा कैसी है, मतलब यहाँ पर ये भी क्या हो गया? यहाँ पर देखा ये भी स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पर गरिमा कैसी, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन दिया गया है यहाँ पर सागर कैसा है। कैसा, हमने कहा सागर कैसी है, आप कहेंगे नहीं सर सागर कैसा है। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है आम खाया जाता है, वाक्य में वाच्य दिया गया है आम खाया जाता है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए हमने कहा सर आम फोकस किस में हो रहा है? फोकस हो रहा है आपके आम में, और आम किसी का नाम तो है नहीं है। नाम होता तो हम कर्ता कह देते हैं, ये तो संज्ञा की जगह प्रयोग किया गया है, और ये प्रयोग किया गया तो ये तो आपका सर्वनाम हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? सर्वनाम, अर्थात ये क्या है? कर्म का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्म का। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अव्यय कौन सा है। अव्यय होता क्या है? हमने कहा अव्यय को कितना भी कुछ कह लो, भला बुरा कुछ भी कह लीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अर्थात इसमें बिगाड़ने का प्रयास भी करेंगे तो ये बिगड़ेगा नहीं, जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। अर्थात अव्यय कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा तथा शब्द जो आपका है ये क्या है? अव्यय है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह क्या है। चलिए जय श्री राम भैया, जय श्री राम। हमने कहा हिंदी में अल्प, अल्प मतलब होता है, क्या होता है? अल्प मतलब कुछ समय के लिए रुकना, कुछ समय के लिए। तो कुछ समय रुकेंगे जब यहाँ पर कॉमा लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉमा लगा होता है। तो इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं ये प्रश्नवाचक है, ये संबोधन है, ये आपका पूर्ण विराम है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर दिया गया है। तो वर्ण, वर्ण मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर वर्ण का मतलब क्या हो सकता है, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण मतलब रंग भी होता है, वर्ण मतलब जात भी होती है, लेकिन क्या सुंदर होता है, क्या नहीं होता है। आप कहेंगे सुंदर रैया ये आपकी जाति में होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अली और अली, है ना, अली और अली, देखो बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा मिलेगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा आपके देखो सखी लगा है। अब यहाँ पर देखो अली मतलब भौरा होता है, कली तो होता नहीं है, तो आप कहेंगे आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है अली मतलब भौरा होता है और अली मतलब आपका सखी होता है। जवाब हो गया है आपका बी नंबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम दिया गया है, जवाब देना है। गुड इवनिंग, चलिए गुड इवनिंग। यहाँ पर देखो दिया गया तत्सम क्या होते हैं, शुद्ध संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है 10 नंबर में, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा ग्राहक। हमने एक बात बताया था कि भैया ये जो शब्द लगा है ये, है ना, रा नीचे को लगा है, और जो रा नीचे को लगा होता है या ऊपर लगा हो कहीं भी हो तो आपका होता है तत्सम होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इनमें से क्या है। तद्भव की पहचान करिएगा कि तद्भव इनमें से क्या बनेगा। चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर जो तद्भव बनेगा इनमें से तद्भव क्या हो सकता है 11 नंबर में। तो देखिए हमने कहा जहां भी चांद की बिंदी लग जाए, हमेशा जब याद रखिएगा ये रूल होते हैं कि जहां भी चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा तद्भव ही होता है। अगर पूछे सर जी इसका तत्सम क्या होगा, तो हमने कहा इसका तत्सम होता है ग्राम। क्या होता है, ग्राम, जो कि आप सभी का सही जवाब आ गया है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि क्या होती है। आपको नहीं मालूम है कि दंत होती क्या है, लेकिन हमने कहा जब आप खा बोलेंगे, चा बोलेंगे और ला बोलेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या, यहाँ पर दंत जो होती है ता था दा धा इसमें आता है, लेकिन उसी में आपका ला भी आता है, उसी में आपके ला को भी स्थान दिया गया, क्योंकि इसको बोलते समय वही रूल फॉलो करता है जो आपके ता वाला आपका फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा ला। अगला है अघोष वर्ण क्या होते हैं। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर हम लोग अघोष और सघोष, है ना। यहाँ पर अघोष मतलब होता है पहला, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, है ना। हम व्यंजन जब पढ़ रहे होते हैं तो पहला और दूसरा जो व्यंजन होते हैं वो आपके अघोष होते हैं। बाकी यहाँ पर देखा जाए कि आपके सा 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 ये भी होते हैं, बाकी जितना भी बचा कुचा हो वो सब आपके सघोष में जाता है। कौन सा आंसर हो गया है, आप कहेंगे सर आंसर आपका तो ए ही हो गया, अच्छा, क्योंकि ये तो पहला स्थान आपका आ गया है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग आपका दिया गया है स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ पर सौभाग्य कैसा है, हमारा सौभाग्य अच्छा है ना। सुंदरता कैसी है, सुंदरता कैसी है आपका, देखिए आंसर नंबर आपका आ गया है बी नंबर है। ये सुंदरता जो आपकी कैसी स्त्रीलिंग में आपका आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। ये बताइए कि इस क्वेश्चन को हमने कितनी बार नहीं पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है, और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था आपके। हमने कहा मैंने यह काम कर लेना चाहिए, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोलने में नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि मैंने की जगह अगर मुझे शब्द लग जाए तो आपका बिल्कुल अच्छा पॉइंट बन जाए। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर मैंने की जगह मुझे यह काम कर लेना चाहिए, गड़बड़ी है आपके किसमें, इसमें। और ये है क्या, ये है आपका सर्वनाम, अर्थात इसमें त्रुटि जो आपकी है किसकी है, सर्वनाम की त्रुटि है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इसमें अशुद्धि किसकी है, तो ऑप्शन में होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आप कहेंगे सर ये संज्ञा है, सॉरी ये सर्वनाम आपका है मैंने, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए शब्द क्या होता है। जिसे करना बहुत कठिन हो, तो जब बहुत कठिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बनेगा दुष्कर। इसको बोलते हैं दुष्कर कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, दुष्कर कहते हैं, दुर्जय मत करना, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अपमान में उपसर्ग क्या है। अपमान में उपसर्ग, उपसर्ग तो जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है सर एक शब्दांश होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है उपसर्ग क्या है, तो ये शब्दांश है। अब यहाँ पर शब्दांश में जो उपसर्ग मतलब होता है जो शब्द के पहले लगता है और अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो इसमें उपसर्ग आपका हो जाएगा अप हो जाएगा, और मान जो आपका है ये मूल शब्द आपका है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, जिसका आ गया है डी नंबर, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया घबराहट में प्रत्यय क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर घबराहट एक भाववाचक संज्ञा है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आहट, है ना, क्या निकलेगा, प्रत्यय आहट निकलेगी। और आहट कहाँ लगा है, तो आहट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका 18 नंबर में दिया गया है। तो हमने कहा सर ऑप्शन सी हो जाएगा आहट, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है,
वेरी गुड, वेलकम भैया, वेलकम, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए आपका जवाब सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हमने कहा नाक कटना मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका जवाब बी हो जाएगा, बदनामी होना। क्या होना, बदनामी होना। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बदनामी होना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है काला अक्षर भैंस बराबर श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। काला अक्षर भैंस बराबर, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 20 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पढ़ा लिखा ना होना। क्या, पढ़ा लिखा ना होना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जटिल का विलोम क्या होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जटिल होते हैं। हमने कहा जटिल को सरल बनाना ये हमारा काम है, अर्थात जटिल का हो जाएगा सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। यहाँ पर दिया गया है कि जल का पर्यायवाची नहीं होता है। एक बात याद रखना, जल दिया गया है, जल है ना, और जब जल दिया है तो आप कहेंगे सर जल के पर्यायवाची में एक बात यहाँ पर समझ में आई कि भैया नीर होता है, सलिल होता है, अम्ब होता है, लेकिन समीर नहीं होता। समीर होता है हवा का होता है, हवा का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनुच्छेद में से, ये अनुच्छेद में क्या है, आपकी जो शब्द है ना इन शब्दों में से खाली स्थान भरना पड़ता है। ये आपके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। मतलब आपको पहले पढ़ना है इतनी दूर तक, और जहां पर आपने रुकने को बोला जाए तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन देखना है, जो ऑप्शन सटीक बैठ जाए वो आपको भर देना होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर हटाते हैं, इनको स्किप करते हैं। यहाँ पर दिया है महोषध का संविच्छेद इनमें से क्या है। महोषध का संविच्छेद बताइए, महोषध। यहाँ पर एक बात याद आई, बताइए कि मात्रा कौन सी है। क्या है, मात्रा कौन सी है। औ की मात्रा है। औ की मात्रा होती किस में है। औ की जो मात्रा होती है वो किस में होती है। आप कहेंगे सर औ की मात्रा किस में होती है, चलिए बताइएगा। वृद्धि में होती है, बिल्कुल सही है। हमने कहा औ की मात्रा आपकी वृद्धि में होती है, वृद्धि में होती है। चलिए वृद्धि में होती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो 33 नंबर दिया गया है, तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 33 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका महाधन औषध। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रतिधनाघात का संधिरूप क्या होता है। प्रतिधनाघात का संधिरूप पूछा गया है, और प्रतिधनाघात का संधिरूप इनमें से हो क्या जाएगा। तो प्रतिधनाघात प्रत्याघात, है ना। देखा जाए 34 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया ए नंबर है प्रत्याघात, इसका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है। संधि कौन सी है बता सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो संधि है वो आपकी होगी कौन सी। आप कहेंगे यण संधि है। कैसे यण संधि है, रूल बताया गया था कि जब भी कभी यहाँ पर या दिया गया हो, वा दिया गया हो, इसमें कोई भी आधा अक्षर दिया हो, चाहे ता दिया हो, चाहे पा दिया हो, कोई भी आधा अक्षर दिया जाए तो हमेशा यण संधि होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है देशभक्ति में समास क्या है। देशभक्ति में समास, आप कहेंगे इसको तोड़ते हैं तो देश के लिए भक्ति, क्या बनेगा, देश के लिए भक्ति। जब इसमें विभक्तियां का प्रयोग हो जाए तो आपका हो जाता है तत्पुरुष होता है। हमने कहा सर जी तत्पुरुष का रूल क्या होता है, तो इसका दूसरा पद या अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है, परिभाषा होती है अंतिम पद प्रधान होता है। तो देखिए जैसे हमने कहा देशभक्ति, देशभक्ति, देशद्रोह भी कह सकते हैं, देशद्रोही बोल सकते हैं। तो देश तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है अंतिम पद, देशद्रोही, देशभक्ति, है ना, देश निकाला। तो ये जब के या अंतिम पद प्रधान होगा तो आपको होगा तत्पुरुष होगा। अगला है साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, तो भाई साहित्य में रस का अर्थ साहित्य से मिलने वाली जो आनंद भूति होती है ना, किसी वाचिक और लिखित द्वारा जो साहित्य मिलता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 36 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिएगा साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति को कहते हैं साहित्य में रस अर्थ। अगला है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। दोहा छंद में जो चरण होते हैं वह कितने होते हैं। दोहा छंद में चरण पूछा गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया है, कठिन तो है ही नहीं है ना। हिंदी तो आपको बिल्कुल देखिए जो नहीं पढ़ेगा उसको बिल्कुल कठिन लगेगा। बाकी हमने कहा अगर थोड़ा भी मेहनत करना चाह रहे हैं, है ना, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। हमने कहा अपने समझिए कि कुछ नहीं, आपको 1 घंटा भी अगर आप सारा दिन में मेहनत कर लेते हैं और उसमें से अगर 15 मिनट थ्योरी आप हिंदी को निकाल लेते हैं तो समझिए कि आपको आसान हो जाएगा। देखो हमने कहा दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होते हैं, और चरण पूछा है तो आप कहेंगे सर जी 4 चरण आपके होते हैं, और 4 चरण कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ के हिसाब से तो जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं वो कौन करते हैं। एक चीज तो आपने पढ़ा होगा
शब्दालंकार, अर्थालंकार, मतलब शब्द के माध्यम से अर्थ में परिवर्तन होता है ना, चमत्कार आता है। तो आप कहेंगे सर जी ये तो हमने पढ़ा था अलंकार में, है ना, शब्द के माध्यम से शब्दालंकार, अर्थ के माध्यम से अर्थालंकार। तो भैया यही तो आपका सौंदर्य है, यही तो अलंकार है। अलंकार मतलब होता है सजना, एक प्रकार से सजना कौन है, जैसे अलंकृत करना होता है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दार्थ से पूछा गया है। अब नरक होता है शुद्ध या नर्क होता है? अब ये बात बताइए, नरक होता है या नर्क होता है, इस बात को बता दीजिए जल्दी से। नर्क सही होता है या नरक होता है? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, नरक या नर्क? चलिए देखिए 39 नंबर आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा नरक, ये शुद्ध आपका है। इसमें जो 39 नंबर दिया है नरक, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, याद रखिएगा। नर्क शब्द जो दिया है ये अशुद्ध होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आंसर आपको ए लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। मान लीजिए अगर आप लोग घर में 6 लोग हैं तो आप कैसे इनका अर्थ बताएंगे कि हम किस प्रकार से करें, है ना। एक भाई है और आपकी कितनी 5 बहनें हैं, एक भाई है और 5 बहनें हैं, तो इसको हम कैसे कहेंगे? आप कहेंगे सर जी मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, तो है नहीं आपका लगेगा, इसके हिसाब से एक लगा है। अगर यहाँ पर दिया गया मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर है नहीं लगेगा, है ना, लगेगा नहीं लगेगा। सी वाला देखिए, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, अब बहुवचन के हिसाब से आंसर सही हो जाएगा सी वाला, जो कि सबका जवाब सही है। अगला देखिए कि आ गया है यहाँ पर गद्यांश है ना, और ये गद्यांश आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ठीक है, पढ़ेंगे और आंसर लगा लेंगे, कठिन गद्यांश नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 46 नंबर में, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? बताइएगा। 46 नंबर दिया, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, क्या है, माटी की मूर्तें, और ये किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? देखिए 46 नंबर की बात करते हैं तो ये रेखा चित्र है, क्या है, ये रेखा चित्र है दोस्तों, याद रखिएगा रेखा चित्र हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हमेशा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से क्या होगा? 47 नंबर का ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या होगा, कामायनी हो जाएगा या प्रियप्रवास हो जाएगा? चलिए 47 नंबर बताइए। जब पूछे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो दोस्तों ये है आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है बता सकते हैं? प्रिय प्रवास जो आपकी है वो किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की द्वारा रचित आपका ये प्रिय प्रवास है। अगला दिया गया है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ था? मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये हिंदी साहित्य में प्रवेश जो किए थे वो आलोचनात्मक कृत से, किसमें? आलोचनात्मक कृति से हुए थे। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर आलोचना से इनकी एंट्री हुई थी आपकी हिंदी साहित्य में। यहाँ पर दिया गया है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 49 में, किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? किस मुसलमान की एक रचना है प्रेम चिनगारी? और प्रेम चिनगारी की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 49 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, लगभग काफ़ी लोग यहाँ पर पढ़े हैं, है ना, जवाब भी दे रहे हैं, याद रखिएगा ये हैं आपके कौन? चलिए सभी लोग बताइएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, और किसी किसी के जवाब आ रहा है डी नंबर। अब दोनों में से एक आंसर आपका होगा, दोनों तो नहीं हो सकता है भैया, दोनों आपके एक साथ हो जाएं, नहीं होगा ना, तो आपका जो आंसर होगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए हाँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आंसर आ गया है कि निम्नलिखित किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है, यहाँ पर जो आंसर है 49 नंबर में, यहाँ पर नजफ अली, नजफ अली जो ऑप्शन दिया गया है कौन है? यहाँ पर डी वाला दिया है, नजफ अली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा नजफ अली बनेगा, ठीक है, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रणेता स्रोत, राम काव्य, और राम काव्य दिया है तो आप कहेंगे यहाँ पर तुलसीदास, है ना, या यहाँ पर स्वामी रामानंद, यहाँ पर दोनों में से एक होगा। हमने कहा स्टार्टिंग प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा जो आपको दिया है मुख्य, और मुख्य दिया है तो आप कहेंगे स्वामी रामानंद बताना है, ठीक है, स्वामी रामानंद को आपको बताना है, तुलसीदास, है ना, इनको नहीं बताना है क्योंकि मुख्य प्रणेता आपके रामानंद ही है। 1299 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम था राघवानंद। क्या नाम था? राघवानंद।
तो राम भक्ति को सांप्रदायिक रूप देने वाले जो सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं वो आपके स्वामी रामानंद को माना जाता है, ना कि आपकी तुलसीदास को माना जाता है। इस बात को भी याद रख लेना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी गया है। हमने कहा सर यहाँ पर दिया है पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है। बड़ा सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आ रहा है तो सरल क्वेश्चन है, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाएगा, है ना। आ रहा है तो सरल है, नहीं आ रहा तो कठिन है, चाहे फिर वो का हो चाहे फिर आपका अंगा हो, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो 154 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है लगभग सभी का, आप कहेंगे सर ये आदिकाल की रचना है। किसकी है? आदिकाल की रचना है। आदिकाल जो ऑप्शन दिया गया डी नंबर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो कहेंगे पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो आपके चंद्रवरदाई हैं। कौन है? यहाँ पर चंद्रवरदाई हो जाएगा, चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन बताएगा कि हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है। हमने आपको पुलिस की क्लास में पढ़ाया था, है ना, पूरी तरीके से पढ़ाया था हीरामन के बारे में, गुरु के बारे में, आत्मा, ये सब चीजें आपको बताया था। अब यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है, कहीं ना कहीं आप सभी का जवाब क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, बी नंबर है, ये पद्मावत। हीरामन सुबह का उल्लेख मिलता है किसमें? पद्मावत में मिलता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य के प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था। हिंदी साहित्य में सबसे पहले व्यास सम्मान जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? चलिए बता सकते हैं, चलिए बताइएगा। यहाँ पर देखिए 156 नंबर का जो ऑप्शन है वो राम बिलास शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? राम बिलास शर्मा को दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1991 में पहली बार दोस्तों याद रखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। कीर्तिलता, है ना, ये देखिए विद्यापति की है, सबसे आपको पता होना चाहिए कीर्तिलता है किसकी। तो आप कहेंगे सर ये विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की आपकी है, विद्यापति के द्वारा ये आपकी रचना रचित की गई है। और देखा जाए तो ये आपकी कीर्तिलता जो आपकी है ये किस भाषा में रचित की गई है? तो ऑप्शन सी हो जाए आपके अपभ्रंश में। किसमें? अपभ्रंश में दोस्तों, याद रखिएगा। ये अवाहट कहते थे, अवाहट भी कहा जाता है इसको। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? आप कहेंगे सर जी सूरदास रहते कहाँ थे, अयोध्या में या ब्रज में? तो आप कहेंगे कृष्ण भगवान को मानते थे, कृष्ण भगवान को मानते थे, ब्रज में रहते थे, ब्रज आपका हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, ब्रज भाषा से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा था। यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। अब देखिएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कामायनी होगा, प्रियप्रवास हो जाएगा या साकेत हो जाएगा। बड़ा समस्या होता है यहाँ, तो आप लोग सही कर लेंगे, रट्टा मारे हैं तो सही होगा, लेकिन अगर दिमाग में प्रेशर डाल दिया, दिमाग में थोड़ा भी प्रेशर डाल दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आएगा 167 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाए आपका प्रिय प्रवास बनेगा। क्या बनेगा? प्रिय प्रवास। जवाब क्या होगा? प्रिय प्रवास। और अच्छा ये बताइएगा प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो हमने कहा प्रिय प्रवास जो आपकी है हरिऔध की रचना है। किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये हरिऔध की रचना है, हरिऔध की रचना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर रेखा चित्र, है ना। ये क्या है? ये शब्दांश से एक चित्र संग्रह से आपका दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा? डी नंबर है। और ये माटी की मूर्ति रचना किसकी? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। देखिए आपसे कह रहा है जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक। यहाँ पर देखिए जयचंद्र प्रकाश दिया गया है, चंद्रवरदाई नहीं दिया गया है, ठीक है ना, चंद्रवरदाई नहीं दिया गया है। यहाँ पर जयचंद्र प्रकाश ये क्या है? एक महाकाव्य है। और इसके जो लेखक आपके हैं वो हैं आपके भट्ट केदार। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, भट्ट केदार इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित किया गया है। तो बांग्ला भाषा में अनुदित किया गया है यहाँ पर जो आपका विद्या सुंदर है ना, विद्या सुंदर 1867 में याद रखिए बांग्ला भाषा में अनुदित हुआ था। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ देखा जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन है।
यहाँ पर देखिए हमने कहा व्यंग की बात करता है जब भी तो आप कहेंगे हरिशंकर परसाई हैं। यहाँ पर ठिठुरता हुआ गणतंत्र के कौन है, तो आपके हरिशंकर परसाई। मतलब आपको जैसे ना मालूम होता तो इस बात को पता होना चाहिए कि व्यंगकार आपके हरिशंकर परसाई हैं। तो आपका आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ज्ञान और ज्ञान में दोस्तों याद रखिए यहाँ पर देखिए जो आपके दिए गए हैं कौन, कबीरदास। यहाँ पर देखिए संत कबीरदास, इसका आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के आपके कवि हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है मैथिली स्वर्ण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। ये जो मैथिली स्वर्ण गुप्त आपके हैं ये किस युग से हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 165 नंबर का ऑप्शन ये बनेगा कौन है, द्विवेदी युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग। इसका जो आंसर आ गया है आपके 165 नंबर में वो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, द्विवेदी युग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। इनको राष्ट्र कवि का सम्मान भी दिया गया है ना। सबसे बड़ी कवियों में गिनती भी होती है गुप्त काल में। यहाँ पर देखा जाए विदेशी पराधीन से भी राष्ट्र मुक्त कराने में ही इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दिया है। जो बादशाह थे शाहजहां ने इन्हें किस कवि को महाकवि राय की पदवी दिया है। ये शब्द जो पुकारा गया है वो आपके कवि सुंदर को पुकारा गया है, सुंदर दास जिन्हें बोलते हैं, है ना। ये जो आपके थे ग्वालियर के ब्राह्मण थे, जो सुंदर दास हैं ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे। देखा जाए तो बादशाह शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे, है ना। तो उन्हें बादशाह ने पहले कविराय और फिर महाकविराय की पदवी से सम्मानित किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान कर लेना है। मिलान की बात करते हैं तो देखिए 167 नंबर में से क्या मिलान हो सकता है। कह रहा है मैंने सिल पहुंचाई, ये है आपकी किसकी, तो आपकी विद्या निवास मिश्र की है। सुनो भाई साधो, ये जो आपकी है ये हरिशंकर प्रसाद की है। शिखरों के सेतु जो आपका है ये शिव प्रसाद सिंह की है। और सर आखेटक आपकी कुबेरनाथ की है। थोड़ा कठिन जरूर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। चलिए बता सकते हैं कि तुलसीदास की कौन सी रचना है जो आपकी ब्रजभाषा में है। यहाँ पर 168 नंबर दिया गया है और इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा पूछा गया है। एक बार नहीं, आपने बहुत बार पढ़ा है ना। अब देखा जाए तो इसका जो आंसर आ गया 168 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा कौन सा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है और आपकी कवितावली है। इनमें से चारों जो आपकी भाषाएं हैं ये ब्रजभाषा में ही हैं। यहाँ पर याद रखिए ए बी सी डी जो आपके हैं चारों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। याद रखिए चारों जो आपकी हैं वो आपकी ब्रजभाषा में ही है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली स्वर्णगुप्त की द्वारा कृत नहीं है। यहाँ पर देखा जाए मैथिली स्वर्णगुप्त ने साकेत रचा है, यशोधरा रचा है, जयद्रथ वध भी है। नील देवी के आपके होंगे कौन, नील देवी के कौन है। तो नील देवी की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 170 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा बी, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, है ना। याद रखिए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जिसका आंसर आ रहा है यहाँ पर जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि भैया हवा में हस्ताक्षर के लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था इनको कब दिया गया था। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि भैया जो आपके हवा में हस्ताक्षर हैं, है ना, इनको क्या किया गया था, इस कविता के लिए, इस कविता संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये किस वर्ष मिला था, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसका जवाब आपको देना है, ठीक है, कमेंट करके। बाकी अगली क्लास में सभी लोग आइए, अगली क्लास हमारी है आपके यूपी पुलिस का मॉडल पेपर। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।